दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर के.एल. सोनकर सौमित्र अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं क्रीमी लेयर पर चर्चा करूंगा। अपने यूट्यूब चैनल राजनीतिक दिग्दर्शन में यह बताना चाह रहा हूं कि 1 अगस्त को जो सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST पर क्रीमी लेयर के लिए जो सुझाव दिया, हालांकि यह सुझाव ही कहा जा सकता है और शुरुआती दौर में तो इसको निर्णय ही कहा गया। खैर जो भी हो, तब से फिर क्रीमी लेयर की चर्चा जोरों पर है और इस निर्णय से या फैसले से या सुझाव से SC/ST, OBC और माइनॉरिटीज के लोग, साथ ही बहुत सारी पार्टियां जो NDA की हिस्सा हैं या फिर इंडिया के हिस्से हैं। इंडिया में तो के हिस्से जितने दल हैं वो तो प्रायः सभी हैं, जो स्वतंत्र हैं उसमें से भी हैं और NDA के भी घटक दल इससे काफ़ी आक्रोशित हुए, आंदोलित हुए। उनके विचारों में एक तरह से परिवर्तन आया सत्ता के प्रति और इस सुझाव के प्रति, और इसको लेकर के आने वाले 21 अगस्त 2024 को भारत बंद का ऐलान भी किया गया है और इस पर SC/ST, OBC के लोग एक मत हैं सड़कों पर उतरने के लिए। तो क्रीमी लेयर की जो एक स्थिति है उस पर हम पहले अपने विचारों के पहले कुछ आपको पॉइंट रखना चाह रहे हैं। इस पॉइंट में आप देखें कि क्रीमी लेयर का जो संकल्पना है वह क्या है। तो देखिए पॉइंट नंबर 1, क्रीमी लेयर भारतीय राजनीति में पिछड़े वर्ग के कुछ सदस्यों को संदर्भित करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक शब्द है जो सामाजिक रूप से और साथ ही आर्थिक और शैक्षणिक रूप से अत्यधिक उन्नत है। पॉइंट नंबर 2, क्रीमी लेयर विशेष पिछड़े वर्ग के आगे के हिस्से का गठन करते हैं। किसी भी अन्य आगे के वर्ग के सदस्य की तरह ही आगे वे सरकार द्वारा प्रायोजित शैक्षणिक और व्यावसायिक लाभ कार्यक्रमों के लिए पात्र नहीं। पॉइंट नंबर 3, यह शब्द सर्वप्रथम 1971 में सत्यनाथन आयोग द्वारा पेश किया गया था और बाद में 1993 में न्यायमूर्ति रामनंदन समिति द्वारा कि पिछड़े वर्ग के क्रीमी लेयर को आरक्षण से बाहर रखा जाए। पॉइंट नंबर 4, क्रीमी लेयर की आय 1971 में 1 लाख, 1993 में 1 लाख, 2004 में 2.5 लाख, 2008 में 4.5 लाख, 2013 में 6 लाख और 2017 में 8 लाख किया गया, जबकि पिछड़ा वर्ग आयोग 15 लाख की सिफारिश कर रहा था। पॉइंट नंबर 5, 1992 में इंदिरा साहनी एवं अन्य बनाम भारत संघ मामले में कुछ समूहों के लिए नौकरियों में आरक्षण के संदर्भ में यह शब्द पेश किया गया था। इसमें 9 न्यायाधीशों की पीठ थी। पॉइंट नंबर 6,
सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है या कहा था कि संवैधानिक पदाधिकारियों जैसे राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश एक निश्चित स्तर से ऊपर केंद्रीय और राज्य नौकरशाही के कर्मचारी, सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारी और कर्नल के पद से ऊपर सशस्त्र बलों और अर्धसैनिक बलों के सदस्यों के ओबीसी बच्चों को आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाना चाहिए। एससी एसटी के लोग इस वर्गीकरण से मुक्त हैं, उस समय यह कहा गया। पॉइंट नंबर 7, 2013 में क्रीमी लेयर से संबंधित व्यक्तियों को उनके सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन की परवाह किए बिना सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े के रूप में वर्गीकृत होने से भी बाहर रखा गया है, यानी सिर्फ आर्थिक आधार को ही पैमाना मान लिया गया। यह 30 सितंबर 2018 तक था। पॉइंट नंबर 8 दिसंबर 2019 में सरकार एससी एसटी में भी क्रीमी लेयर पर सर्वोच्च न्यायालय के रुख पर पुनर्विचार चाहिए, जिसका परिणाम 1 अगस्त 2024 को सामने आ गया। पॉइंट नंबर 9, 8 अगस्त 24 को मोदी मंत्रिमंडल की बैठक में चर्चा हुई और कहा गया कि संविधान में इसका एससी एसटी के लिए क्रीमी लेयर का कोई प्राविधान नहीं है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया और ये भी कहा कि एनडीए सरकार अंबेडकर के बनाए संविधान को लेकर प्रतिबद्ध है। पॉइंट नंबर 10, 8 अगस्त को ही बीजेपी के एससी एसटी सांसदों का प्रतिनिधि मंडल ने पीएम मोदी से मुलाकात की थी। केंद्र सरकार ने कहा है कि वह आरक्षण के प्रावधान में कोई बदलाव नहीं करेगी। यह सुविचारित दृष्टिकोण है सरकार का। कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल का कहना है कि यह सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है, न कि निर्णय। ये कुछ हमारे पॉइंट हैं जो विभिन्न स्रोतों से लिए गए। आप देखिए कि क्रीमी लेयर की जो बात है, आखिर इस समाज में, भारतीय व्यवस्था में या पूरी दुनिया की, मुख्य रूप से भारतीय व्यवस्था में क्रीमी लेयर कौन है? अब आप ये देखिए कि क्रीमी लेयर में कभी ये कहा गया कि जो आर्थिक रूप से संपन्न है, शैक्षणिक और सामाजिक आधार को बाहर कर दिया गया। जिस आधार पर एससी एसटी और बैकवर्ड और फॉरवर्ड को कैटेगराइजेशन किया गया है, वह मुख्य रूप से आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक रूप को साथ में लिया गया और इसके तहत भारतीय व्यवस्था में सामाजिक रूप से और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा कौन है सबसे ज़्यादा? हालांकि अभी तो इधर एनडीए सरकार में यह कहा गया कि अछूतपन को लिया गया। आखिर अछूतपन में भी, अछूते लोगों के बीच भी क्या जो आर्थिक रूप से ज़्यादा संपन्न हैं, चाहे उनकी शैक्षणिक स्थिति और सामाजिक स्थिति भले ही बिल्कुल बॉटम पर, तो क्या वो भी क्रीमी लेयर माने जाएंगे? मैंने पिछले अपने वीडियो में कहा था कि अगर एससी एसटी, क्योंकि जो फैसला आया है, मुकदमा तो जो दायर की गई थी अपील वो एससी पे थी, एसटी को तो जबरदस्ती उसमें समेट लिया गया और उसमें क्रीमी लेयर का, आप इसको निर्णय कहिए या फैसला कहिए
या सुझाव कहिए। लेकिन जिस तरीके से यह बात 1 अगस्त को सामने आई, उससे लगा कि यह उच्चतम न्यायालय का एक तरह से निर्णय भी था। हालांकि उसमें उन्होंने कुछ प्राविधान दिए, कुछ संकेत दिए कि यह राज्य सरकारें ऐसा कर सकती हैं। और भी आइए, और इसको लेकर ये हुआ कि जब ये फैसला SC/ST में आ गया है, तो बाद में फॉरवर्ड में भी आने वाला है। बिहार सरकार एक बार कर दी है दलित, महादलित, क्या क्या वो अपना एनेक्जर 1, एनेक्जर 2, लेकिन वो सब लोग एक जगह हो गए और पूरे भारत में यह नहीं था। इस चीज को लेकर कि अभी हमारे 85% का जो कोटा है, जो सर्विसों में जगह हैं सरकारी, वो तो ऐसे भी पूरा नहीं हुई। हम 2nd क्लास, 3rd क्लास और 4th क्लास, मुख्य रूप से 3rd और 4th में भी संख्या पूरी नहीं हो पाई। 3rd क्लास यानी क्लास 1 और क्लास 2 में SC/ST के लोगों की आज भी बहुत सारी सीटें खाली। और सरकार की मानसिकता देखिए कि 50% सवर्ण के लिए योग्यता प्राप्त करने के बाद भी और हर जगह 99% पहुंचने के बाद भी उनका यह रवैया है कि इस आरक्षण में भी आरक्षण दिया जाए, कोटा में कोटा दिया जाए। यह बिल्कुल ही स्थिति ठीक नहीं है और यह नज़रिया भी अच्छी नहीं है। मैंने पहले भी वीडियो में कहा था कि यह संघ का जो मानना है, जो विचार है, वह सुप्रीम कोर्ट ने उस पर मुहर लगाई। आप देख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट में जितने भी जज हैं उसमें 99% फॉरवर्ड है, वो भी मुख्य रूप से ब्रह्म है। और वो फैसला हम पर ले। SC के नाम पर सिर्फ 3-4 जज, OBC का तो ऐसे भी, अब सोच लीजिए, हर विभाग, प्रधानमंत्री कार्यालय, राष्ट्रपति कार्यालय या जितना भी उच्च पदस्थ स्थिति है, उसमें आरक्षण कोटा के कितने लोग हैं, इसकी एक लिस्ट उठाकर आप देख लीजिए। लिस्ट है, उपलब्ध है, उसको आप देख सकते हैं। तो जब हम जहां पहले से क्रीमी लेयर है, वहां आज वो 99% डटा है। जो हमारा आरक्षित वर्ग है, वो अपने कोटे के अनुसार भी वहां नहीं पहुंच पाया है। तो फिर इसमें क्रीमी लेयर की जरूरत क्या है? और कहना ये कि उसके वर्ग के अन्य गरीब लोगों को मिलना चाहिए। तो यह आखिर किसकी कमजोरी है? इन 75 सालों में कहीं न कहीं कोई कमजोरी है। लेकिन एक बात और कि 10 सालों में जो परिस्थितियां बनी है, जो सार्वजनिक संस्थान है, सरकारी संस्थान है, जिस तरीके से उसका निजीकरण किया जा रहा है, तो ऐसे भी आरक्षित वर्ग के लोग कहीं नहीं जा रहे हैं, बेरोजगारी के शिकार हैं, पढ़ लिख करके सड़क पर टहल रहे हैं। ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, डॉक्टरेट किया हुआ व्यक्ति मारा मारा फिर रहा है, उसको कहीं भी जगह दिखाई नहीं दे रही है। तो जब नौकरियों का सृजन ही नहीं हो रहा, बल्कि उसको घटा करके 10, 5, 15, 20% पर लाया जाता, तब इसमें अगर किसी वजह से इधर जो कोर्ट ने माना है, लोगों का जो सुझाव है कि अगर उनकी आय वो आर्थिक रूप से संपन्न है, तो उसको क्रीमी लेयर मान लिया जाए। तब बाबा साहब को जो संविधान कहता है कि जो
सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा है, आरक्षण के दायरे में वही आता है। और कमोबेश सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोग, शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए लोग जो हैं, उन्हें पिछड़े वर्ग में कोटा के दायरे में लाना चाहिए। जहां जिनकी संख्या 52 या लगभग 58 से 60% है, उनको मात्र 27% दिया गया और उसमें भी कोटे में कोटा। ये अजीब परिस्थितियां हैं। जाति जनगणना को पीछे ढकेला जा रहा है क्योंकि यहाँ डर है राजनीति में। राजनीतिक लोगों को डर है कि जो लोग जिनकी संख्या मात्र 1.5 से 2% है, 3% है, वो लोग उच्च पदस्थ में 99% हक हथियाए हुए हैं, कहीं उनको यह हक छोड़ना न पड़े। तीसरी बात कि क्या यह क्रीमी लेयर, जो पहले से क्रीमी लेयर मात्र 15% के लोग, उसमें 10% तो आरक्षण दे दिया गया, बचा क्या? उनको मान लिया गया और इसको इतने तेजी से फिलअप किया गया जिसकी कल्पना आप नहीं कर सकते। जिनको 75 सालों में नहीं पूरा किया गया, वो फॉरवर्ड के 10% को मात्र 1 से 3 महीने के अंदर सारे कोटे को फिलअप कर दिया। क्या यह प्रक्रिया SC, ST, OBC और माइनॉरिटीज के लिए नहीं है? क्यों नहीं है? यह एक विचारणीय प्रश्न है और इस पर मैं ये नहीं कहूँगा कि स्वेच्छा से मोदी जी की मंत्रिमंडल ने जो निर्णय लिया है कि उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, यह स्वेच्छा नहीं है। पिछले 2 तारीख का इतिहास इनके सामने है, SC, ST के वर्गों का सड़क पर उतरने, और इन्हीं के लोग, फॉरवर्ड लोग, आरक्षण विरोधी लोग कितना तांडव किए ये भी सामने था। 21 अगस्त का जो निर्णय है और इसमें तमाम सारे SC, ST ही नहीं, OBC और माइनॉरिटीज के लोग भी इसमें पार्टिसिपेट करने वाले, और NDA के कुछ घटक के लोग भी पार्टिसिपेट करने वाले हैं। इंडिया के लोग तो हैं ही। इस चीज को देखते हुए यह मंत्रिमंडल ने मजबूरी में फैसला लिया है कि हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। और साथ ही अगर आप परिवर्तन नहीं करना चाहते तो इस सुझाव, निर्णय या सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के को निरस्त करने के लिए क्या आप कोई बिल नहीं ला सकते? क्या इस पर आप बहुमत नहीं ले सकते थे? इसका मतलब होगा कि यह निर्णय तो बरकरार रहेगा और अवसर का इंतजार रहेगा। इसलिए SC, ST, OBC और माइनॉरिटीज के लोगों को अपने अभियान को बनाए रखना चाहिए। अन्यथा आप देखिए कि इस सरकार ने 20 साल, 25 साल के बने कानून को अवसर पाते ही किया है। पिछली सरकारों ने भी किया है, इसमें कोई दो राय नहीं कि वर्तमान सरकार कर रही है, लेकिन इसे निरस्त करना चाहिए था जैसे साहबानों केस में हुआ। ऐसा सरकार ने नहीं किया। इसका मतलब है कि यह निर्णय यथावत रहेगा और समय मिलते ही इसका उपयोग कर लिया जाएगा। इस पर हमें आपको SC, ST, OBC और माइनॉरिटीज को बिल्कुल भूलना नहीं चाहिए, सावधान रहना चाहिए और अपने विचार अभियान को यथावत बनाए रखना चाहिए। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और मैं आप सभी लोगों ने गौर से सुना, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं। विचार अच्छा लगे तो शेयर करें, मेरे YouTube को सब्सक्राइब करें, अपने प्रतिक्रिया दें और लाइक करें। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आपका मित्र सोनकर सोनकर।